हर दिन एक नया मौका है। हार मानने वालों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो डटे रहते हैं वो इतिहास रचते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना जनमत में। और आज कौन से मुद्दे हैं, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से जरा वो भी आपको हम बताते चलें। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो फ्लोर ग्राफिक्स भी आ जाएंगे और आपको हम बताएंगे कि आज कौन से मुद्दों पर चर्चा और साथ ही साथ कौन से मुद्दों पर हमारा पोल, और पोल में जो आपने उत्तर दिया उसके रिजल्ट के साथ खबर का जो विश्लेषण होता है वो आपको बताएंगे। नीतीश और राष्ट्रगान, जी हां, राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा दिया गया है नीतीश कुमार पर। कहां पर, कैसे और क्यों इनके खिलाफ बयानबाजियों का दौर जारी है, और क्या कहा है विपक्ष ने, यह भी आपको सुनना चाहिए। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कह डाला है, बहुत संगीन बयान दोनों तरफ से ही दिए जा रहे हैं। इस मुद्दे को विस्तार से बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मुद्दा तो है विस्तार से जो आपको समझाएंगे राष्ट्रगान का, और फिर अगले मुद्दे पर जाने का प्रयास करेंगे। वो भी अहम मुद्दा है कर्नाटक, देखिए कश्मीर की तस्वीर। आज अमित शाह जी ने राज्यसभा में जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने एक डेडलाइन तक दे दी है। डेडलाइन ये दी है कि भाई अब कब जो है नक्सलवाद ये खत्म हो जाएगा। 2026 तक तो कह रहे हैं वो खत्म हो भी जाना है। कैसे दिया, और फिर कश्मीर की तस्वीर के बारे में बताया, उत्तर पूर्वी भारत के बारे में उन्होंने चर्चा करी। क्या कुछ कह गए आज अमित शाह जी, वो आपको हम बताएंगे। ये भी चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और दिशा सालियान और आदित्य ठाकरे, भाई अभी मुश्किलें जो हैं कम होने वाली नहीं है ठाकरे परिवार की, क्योंकि जिस तरीके से दिशा सालियान के पिता ने जो प्ली लगाई थी, जो एक उनको था कि भाई मेरा केस सुना जाए, जांच इनकी हो, तो हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब क्या एक्शन होगा, क्या कटघरे में आएंगे आदित्य ठाकरे, ये बड़े प्रश्न जो है इनका उत्तर आपको आज मिलेगा जनमत में। फिर और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इफ्तार से प्यार। अब विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और इफ्तार से कितना प्यार है, और मणिशंकर अय्यर पे तो एक आरोप भी लगाया कि पाकिस्तान हाई कमीशन में जाकर वहां पर इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुए, तो विपक्ष जो है यानी कि बीजेपी अब उनका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। लेकिन एक बार फिर वो पुरानी इफ्तार की तस्वीर और इसका क्या है विश्लेषण, वो भी आपको जनमत में बताएंगे। चलिए बात सबसे पहले करते हैं बिहार की। तो बिहार में देखिए बजट सत्र का 14वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले सदन के बाहर विपक्षी सदस्यों ने जमकर बवाल काटा। हाथों में डंडा लेकर विपक्ष के नेताओं ने जमकर बवाल किया। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव भी सदन में पहुंचे। अब राजद विधायक मुकेश रोशन हाथों में तिरंगा और पोस्टर लेकर सदन के बाहर उन्होंने वहां पर हंगामा किया। अब धीरे धीरे आप मुद्दे को समझ पाएंगे, हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। राजद विधायक ने सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सीएम नीतीश को माफी मांगनी चाहिए। राजद विधायक ने कहा कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नीतीश कुमार माफी मांगे। बता दें कि विपक्षी दलों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। विधानसभा के दोनों ही सदनों में विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि हम व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो इसे हिंदुस्तान कैसे, किस कीमत पर सहेगा। तेजस्वी ने बात रखने के लिए समय की मांग की है, लेकिन स्पीकर ने समय देने से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी दल के सदस्य सदन के भीतर हंगामा करने लगे और विपक्ष के हंगामे को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब वाकई ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार वहां पर खड़े हैं, राष्ट्रगान चल रहा है। हम आपको सुनाएंगे नहीं क्योंकि वो अपमान की श्रेणी में ना आ जाए। तो ये देखिए आप किस तरीके से नीतीश कुमार वहां पर खड़े हुए हैं। सभी एकदम स्थिर मुद्रा में है, अटेंशन मुद्रा में है, क्योंकि जब राष्ट्रगान चलता है तो आपको खड़े होना होता है और एकदम स्ट्रेट खड़े रहना पड़ता है। लेकिन किस लिए नीतीश कुमार वहां पर हिल रहे थे, इसी बात का अब मुद्दा बन गया है। खैर, हमने आपको खबर समझाई, इसके कई पहलू हो सकते हैं, केवल हम आपको एक एंगल बताएं उससे बात खत्म नहीं हो जाती। लेकिन प्रतिक्रियाएं आई हैं, मनोज कुमार झा से लेकर मीसा भारती, सबकी प्रतिक्रियाएं बारी बारी से आपको सुनाते हैं। आरजेडी से पहले ये पूरी की पूरी मीडिया ने ये ट्वीट किया। आरजेडी के नेताओं को, खास करके मैं कहूं तेजस्वी जी को, अब मुख्यमंत्री जी की चिंता भी होती है। उनकी शिकायत करने का क्या करूं, किससे शिकायत करूं? अधिकारी लोग चला रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता और राष्ट्रगान का इस प्रकार अपमान होता तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती? मैं 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर
नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। देखिए, कल मैंने भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ, क्या आपको वो सही लग रहा था? हम लोग तो हमेशा बोलते आए हैं, आप देखिए कि पहले भी वो अपमानित करते आए हैं। तो देखिए, सीधा उनकी स्वास्थ्य पर सवाल उठा दिया, मानसिक स्थिति पर सवाल उठा दिया। विपक्ष अब छोड़ने के मूड में नहीं है और एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है और ये मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में ये मुद्दा चलता भी रहेगा। नीतीश कुमार का पीछा ये मुद्दा छोड़ने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, बात करेंगे अमित शाह जी की। अमित शाह जी ने आज क्या कह दिया, देखिए। राज्यसभा में शुक्रवार को यानी आज के दिन हुई चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में हुए ऐतिहासिक बदलावों को गिनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में आतंकवाद, पत्थरबाजी और जबरदस्ती बंद कराने जैसी घटनाओं में भारी गिरावट आई है। मुख्य बातों में उन्होंने कई बातें ऐसी कही कि आपको मैं बताऊं। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, पहले जब हमले होते थे तो हमले हो गए अगर किसी और देश की तरफ से तो बहुत शांति होती थी, लेकिन अब अगर कोई हमला होता है, चाहे उरी हमला होता है, चाहे पुलवामा हमला होता है, तो उसके 10 दिन के भीतर भीतर जो है ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो कि जवाब देती है और अच्छा जवाब देती है। अब वापस आते हैं इस मुद्दे पर, जम्मू कश्मीर की बात करते हुए उन्होंने कहा कई जैसी घटनाएं हैं, जो बंद वाली घटनाएं, ऐसी घटनाओं में भारी गिरावट आई है। ये बदलाव सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि विकास और निवेश के नए दौर की शुरुआत भी कर चुका है। शाह ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार की सख्त नीति ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों की कमर तोड़ दी है, जिससे अब घाटी में स्थायी शांति और प्रगति की राह खुली है। गृहमंत्री ने कांग्रेस के लचीले रवैये और विफल नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारें आतंकवादियों के प्रति नरम रुख अपनाती थीं। जब उरी और पुलवामा हमले हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अब अमित शाह ने कांग्रेस के शासनकाल की आलोचना करते हुए कहा कि पहले जब आतंकी हमले होते थे तो दिल्ली के अखबारों में केवल एक छोटी सी खबर छपती थी, लेकिन अब देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका और इजराइल जैसे सशक्त देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। गृहमंत्री ने राज्य में बढ़े निवेश को लेकर कहा कि स्वतंत्रता के बाद से जितना निवेश जम्मू कश्मीर में अब आया है उतना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोगों को यह विकास नहीं दिखता क्योंकि वे काले चश्मे से देखते हैं। शाह ने राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि एक नेता वहां पदयात्रा पर गए थे और उन्हें आतंकवादी नजर आया। क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, पहले आप वो सुनिए, फिर और विश्लेषण करते हुए बताता हूं और क्या एक्सक्लूसिव बातें उनके द्वारा कही गई। कुल 21 सदस्यों ने यहां पर अपने अपने विचार रखे और एक प्रकार से गृह मंत्रालय के कई सारे कामों के परिमाणों को, डायमेंशंस को छूने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले तो मैं देश की आजादी के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जो भी स्टेट पुलिस के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो हजारों जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि इनके इस सर्वोच्च बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार कर विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जा रहा है।
अब मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आज नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद को जड़ से खत्म कर भाजपा सरकार ने क्षेत्र को तरक्की के पथ पर अग्रसर किया है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार, उद्योगों को स्थिरता और पर्यटन को नई ऊंचाइयों देने की एक मजबूत नीति का परिणाम है। केंद्र सरकार का ये रुख स्पष्ट है कि अब कोई भी आतंकी हरकत जो है बिना जवाब के नहीं रहेगी। देखिए, कोई भी अगर आपने आतंकी हरकत करी तो ऐसा नहीं कि उसका रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ही भाजपा सरकार का लक्ष्य है और इसमें मोदी सरकार पूरी तरह सफल होती दिख रही है। आज का कश्मीर कल से बहुत अलग और सुरक्षित है। देखिए, अगर बात की जाए तो गृहमंत्री ने केवल कश्मीर की बात नहीं करी, नक्सलवाद पर भी जो है करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि भाई अब 2026 तक, यानी 1 मार्च की डेट उन्होंने दी है कि वो समाप्त कर दिया जाएगा नक्सलवाद को। जो 30 मारे गए थे नक्सलवादी, उनका भी चर्चा करते हुए, जो बलिदानी हमारे फौजी हैं, सैनिक, उनकी भी चर्चा करते हुए उन्होंने कई बातों को सामने यहां पर रखा और साफ तौर पर बताया कि भाई यहां पर, यानी मोदी सरकार में हमारी जो कंपैरिजन अब होती है वो इजराइल से होती है, अमेरिका से होती है। उस श्रेणी में आ गए, कोई हमला करेगा तो जवाब देने में पहले इजराइल, अमेरिका आता था, अब भारत भी आ गया। इसी को आप जोड़ के देखिए, जब पुलवामा की बात करते हैं, उरी की बात करते हैं, तो रिएक्शन कितनी जल्दी, 10 दिन के अंदर रिएक्शन आया और वहां सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक्स होती है। ये नया भारत है जिसकी तस्वीर गढ़ी है नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार, यानी भाजपा सरकार ने। चलिए, खबर आपको बताई, एक पोल के माध्यम से प्रश्न भी आपसे रहता है, जनमत कार्यक्रम है तो पोल में एक प्रश्न तो रहेगा ही। प्रश्न था, बीजेपी ने बदली है कश्मीर की तस्वीर, हां या ना में जवाब देना है। 96% लोगों ने कहा हां, बदली है। अब जनता तो झूठ बोलती नहीं है और जनता का कार्यक्रम है जनमत, उसमें उत्तर आया है 96%, बीजेपी ने बदली कश्मीर की तस्वीर। चलिए, भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन दिशा सालियान केस की अगर बात करेंगे ब्रेक के बाद, तो उसमें खास क्या है, उसमें नया एंगल ये है कि भाई अब क्या ठाकरे परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि दिशा सालियान ने जिसके पिताजी जो थे, उन्होंने जो अपील की थी हाईकोर्ट में याचिका की, उसको स्वीकार कर लिया गया। बात करेंगे दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की। क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौतें सिर्फ हादसा थीं या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? अब देखिए, इशारा तो गहरी साजिश की ओर ही है हमेशा से। ये सवाल एक बार फिर ताजा हो गया है क्योंकि दिशा सालियान के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसे कोर्ट ने अब स्वीकार कर लिया, यानी कि अब उसको सुनवाई की श्रेणी में लाया जाएगा। उनकी मांग यानी याचिका की सुनवाई होगी, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सोचिए, जो सुनवाई राजनीतिक गलियारों में एक क्या कहते हैं भूचाल सही लेके आ जाएगी, ऐसा भूचाल जिसमें नाम फिर से वही गूंज रहे हैं, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मौर्य और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर, जिन पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन नामों की फहरिस्त में शामिल लोग कौन सी हकीकत छिपा रहे हैं। क्या दिशा की मौत और सुशांत की मौत के तार एक ही साजिश की डोर से जुड़े थे? आइए आपको इस सनसनीखेज सच्चाई की पूरी कड़ियां जोड़कर बताते हैं। देखिए, 8 जून 2020 की उस काली रात को याद कीजिए जब दिशा सालियान की मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मुंबई के मलाड में 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की संदिग्ध मौत को पुलिस ने आत्महत्या कर दिया। इस बातों को ध्यान से सुनिएगा, 14वीं मंजिल से 14th फ्लोर से गिरकर, वो गिरकर था या गिराया गया था, यही आपको समझना है। अब पुलिस ने कहा कि आत्महत्या है, लेकिन अब इस केस में फिर से नया मोड़ आ गया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बीते बुधवार यानी 19 मार्च 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इस याचिका में उन्होंने वो मांग रखी है जो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला सकती है। दिशा के पिता ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि रेप और हत्या का मामला है, यानी रेप भी है और हत्या भी है। और इस साजिश में कुछ प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल हैं, जिनकी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए पुलिस ने केस को गलत दिशा में मोड़ा है। अब याचिका में मांग है कि मामले को आईपीसी की धारा 376D, 302, 201, 218, 409, 166, 107, 9, 120B और 34 के तहत फिर से दर्ज किया जाए और जांच की कमान सीबीआई को सौंपी जाए। इस याचिका में सबसे बड़ा नाम उछला है आदित्य ठाकरे का। जी हां, वही आदित्य ठाकरे जिन पर सुशांत और दिशा की मौत का साया पहले से मंडरा रहा है। दिशा सालियान के पिता के वकील का दावा है कि दिशा आदित्य ठाकरे को पहले से जानती थीं और यही वो जान पहचान थी जिसने दोनों की मौत को एक साजिश में बदल दिया।
जिसका दावा खुद दिशा सालियान के पिता के वकील ने किया है। वकील का दावा है कि आदित्य ठाकरे ने दिशा को अपने कारनामों की जानकारी दी। दिशा ने ये सारी बातें सुशांत सिंह राजपूत को बताई। सुशांत ने ये बातें रिया चक्रवर्ती से साझा की, लेकिन सुशांत और दिशा को नहीं पता था कि रिया आदित्य ठाकरे के क्लोज हैं। रिया ने ये सारी जानकारी आदित्य ठाकरे को बता दी और जब आदित्य को डर सताने लगा कि ये राज बाहर आ सकता है तो इस साजिश का खूनी प्लान रचा गया। प्लान ये था कि पहले दिशा को रास्ते से हटाया जाए और फिर सुशांत का भी गला घोट दिया जाए। वकील का आरोप है कि आदित्य ठाकरे ने रिया को सुशांत का फ्लैट छोड़ने और संपर्क तोड़ने को कहा। रिया ने प्लान के मुताबिक सुशांत से दूरी बना ली और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। दिशा की मौत के कुछ ही दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की लाश भी उनके फ्लैट में संदिग्ध हालत में मिली। इस मामले में आदित्य ठाकरे के साथ सूरज पांचोली, डीनो मौर्य और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के नाम भी उछल रहे हैं और यही वजह है कि शिवसेना इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का आरोप है कि यह पूरा मामला आगामी बिहार चुनावों को देखते हुए राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता नितेश राणे लगातार आदित्य ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। खैर, आरोप जो भी हों, लेकिन सच ये है कि सच की ये कहानी अब एक बार फिर अदालत के दरवाजे पर पड़ी है और इस बार दांव पर सिर्फ न्याय नहीं बल्कि कई बड़े चेहरों की साख भी लगी हुई है। देखना यह है कि इस बार सच की ये आवाज किस हद तक जाकर सियासत के किले को हिला पाएगी, क्योंकि जब सवाल साजिशों और सत्ता के गठजोड़ का हो तो जवाब सिर्फ अदालतों से ही नहीं, जनता की अदालत से भी आता है। इसी पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट भी देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस अब एक बार फिर सुर्खियों में है। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हो गई थी। तब पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। वहीं अब दिशा के पिता सतीश सालियान ने पुलिस की उस जांच को असंतोषजनक मानते हुए बीते बुधवार यानी 19 मार्च 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके तहत उन्होंने रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। याचिका में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा सालियान के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। याचिका में ये भी कहा गया कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई। याचिका में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। याचिका में सूरज पंचोली, डीनो मौर्य और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें मामले को आईपीसी की धारा 376 डी, 302, 201, 218, 409, 166, 107, 109, 120 बी और 34 के तहत दर्ज करने की मांग की गई है। वास्तव में दिशा सालियान केस की जांच मुंबई पुलिस ने आत्महत्या मानते हुए शुरू की थी। मौत के बाद 9 जून 2020 को मुंबई पुलिस ने दिशा के दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने साजिश की आशंका नहीं जताई। 10 जून 2020 को मीडिया में दिशा की मौत को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में इसे बड़ी साजिश से जोड़ने की बातें सामने आई। 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने दिशा सालियान केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया। दोनों मामलों को आपस में जोड़ने की अटकलें तेज हुई। 16 जून 2020 को दिशा के परिवार ने मीडिया से अपील की कि उनकी बेटी की मौत को लेकर अफवाहें न फैलाएं। इसके बाद 20 जून 2020 को मुंबई पुलिस ने फिर दोहराया कि दिशा की मौत आत्महत्या तो है, लेकिन इसमें कोई साजिश नहीं मिली। वहीं 2020 के जुलाई-अगस्त में सुशांत और दिशा के मामलों को लेकर कई षड्यंत्र की थ्योरी सामने आई, लेकिन मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत को आत्महत्या ही माना। सितंबर 2020 में सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच शुरू की, लेकिन दिशा का मामला मुंबई पुलिस के पास ही रहा। अक्टूबर 2020 में पुलिस ने दिशा सालियान केस को आत्महत्या करार देकर बंद कर दिया, लेकिन साजिश की अटकलें जारी रही। मार्च 2021 में मुंबई पुलिस ने फाइल रिपोर्ट में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया। कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिलने की बात कही।
जून 2024 को बीजेपी नेता नितेश राणे ने दावा किया कि दिशा की हत्या हुई और सबूत गायब कर दिए गए। उन्होंने आदित्य ठाकरे पर भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं अब दिशा के पिता की इस याचिका ने केस को नया मोड़ देने के साथ साथ एक नया राजनीतिक घमासान छेड़ दिया, जिनका दावा है कि पहले की जांच में उन्हें नजरबंद करके पुलिस के पेश सबूतों को सच मानने के लिए मजबूर किया गया, जिनकी याचिका को उद्धव ठाकरे की शिवसेना आगामी बिहार चुनावों को देखते हुए राजनीति से प्रेरित बता रही है। वहीं बीजेपी नेता नितेश राणे लगातार आदित्य ठाकरे पर आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आइए अब आपको दिशा सालियान के पिता के वकील के उस दावे से भी अवगत कराते हैं जिससे ये इशारा हो रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। चलिए आपको अब पीछे की स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन तो यही है, अब इसी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि भाई दिशा सालियान के देखिए वकील पिता के वकील का दावा क्या है। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर आदित्य ठाकरे को पहले से जानती थी। आदित्य ठाकरे, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, ये कनेक्शन जो है वो आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। अब आदित्य ठाकरे ने अपने कारनामों के बारे में दिशा सालियान को बताया, ये भी इसमें हमारे जो ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए, ये भी आपको बता देते हैं। अब दिशा सालियान ने इस बारे में सुशांत सिंह राजपूत को बताया, ये कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। और क्या है, और भी फटाफट आपको दिखाते चलें। सुशांत सिंह राजपूत ने इस बारे में रिया चक्रवर्ती को बताया। अब रिया चक्रवर्ती को बताना ही गलत हो गया था। देखिए, दिशा और सुशांत नहीं जानते थे कि रिया आदित्य ठाकरे के क्लोज हैं। ये पूरे घटनाक्रम में जो है पूरी थ्योरी आ रही है सामने। अब रिया ने ये सारी जानकारी आदित्य ठाकरे से साझा की है। अब साझा करने के बाद क्या हुआ है वो भी आप सभी के सामने है। भांडा फूटने के डर के कारण दिशा और सुशांत को मारने का प्लान बनाया गया था, ये कहा जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने रिया से कहा कि इन दोनों को मारना होगा। अब ये बात भी सामने आई है। और क्या है, प्लान के अनुसार आदित्य ठाकरे ने रिया से सुशांत को फ्लैट छोड़ने को कह दिया था। और क्या है वो भी आपको दिखाते चलें, खत्म करें इसको। रिया ने सुशांत का फ्लैट छोड़ दिया और उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया। अब जिसके कुछ दिन बाद दिशा सालियान की मौत की खबर आती है, जो कि मैनेजर है सुशांत सिंह राजपूत की। अब दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत सिंह भी अपने फ्लैट में मृत पाए जाते हैं। तो ये भाई केवल कोई ऐसा ही नहीं है कि भाई कोई कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, सारे कनेक्शन यहां पर जुड़ रहे हैं। आपको विस्तार से हमने समझाया, खबर बता दी, पत्रकार होने के नाते जो फर्ज था वो निभा दिया। लेकिन आप जनता हैं और जनता ही बेहतर समझती है कि मामले में हुआ तो हुआ क्या होगा। लेकिन पोल आपके लिए रखा था कि दिशा सालियान मामले में जरूर कुछ छुपा रहे हैं आदित्य ठाकरे। ये हमने आपसे प्रश्न पूछा, तो उसका उत्तर क्या दिया वो भी आपको दिखाते चलें कि दिशा सालियान मामले में जरूर कुछ छुपा रहे हैं आदित्य ठाकरे। ये मुद्दा 73% लोग कह रहे हैं हाँ, 27% ना भी कह रहे हैं। तो दोनों की बातों को दोनों की तरफ से रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि हाँ छुपा रहे हैं। 23% ना भी कह रहे हैं इस बात को। चलिए, कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति को सर्वोपरि रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के अधिकारों पर सीधा हमला किया है। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का विवादित बिल पास कर दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए किस हद तक जा सकती है। बीजेपी विधायकों ने इस बिल का जमकर विरोध किया और आर अशोक के नेतृत्व में इसकी कॉपी फाड़कर विधानसभा अध्यक्ष की ओर फेंक दी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए स्पीकर के जरिए 18 बीजेपी विधायकों को 6 महीने के लिए, जी हां 6 महीने के लिए 18 बीजेपी विधायकों को निलंबित करवा दिया। यह फैसला लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है और दर्शाता है कि कांग्रेस असहमति की हर आवाज को कुचलने पर आमादा है। इस विवादित बिल को जबरन पास करवाने के साथ ही कांग्रेस सरकार ने अपनी स्वार्थपूर्ण राजनीति का एक और चेहरा दिखाया। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी में 100% की बढ़ोतरी का बिल भी पास कर दिया गया। जनता की भलाई की बजाय विधायकों के फायदे को प्राथमिकता देना कांग्रेस की मानसिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। बीजेपी ने इस बिल को पूरी तरह से असंवैधानिक करार देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की इस नीति को जिहाद की राजनीति करार देते हुए कहा कि पहले वक्फ बोर्ड को जमीन देकर गांवों पर कब्जा कराया गया, फिर आर्थिक जिहाद के तहत वक्फ बोर्ड के विकास के नाम पर भारी पैकेज दिया गया और अब सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देकर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण का नया खेल खेल रही है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि यह फैसला तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है।
राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी का हक छीनकर मुसलमानों को खुश करने की राजनीति कर रही है। आखिर कांग्रेस वोट बैंक के लिए देश की सामाजिक संरचना को खतरे में क्यों डाल रही है? कांग्रेस सरकार का यह निर्णय सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि भारतीय समाज की सामाजिक न्याय प्रणाली पर सीधा हमला है। चलिए, अब कांग्रेस के इन फैसलों के चलते, चाहे वो 4% मुस्लिम आरक्षण देना हो या फिर वहां पर जो विधायकों की सैलरी को डबल करना हो, आखिर कांग्रेस वोट बैंक के लिए देश की सामाजिक संरचना को खतरे में क्यों डाल रही है? कांग्रेस सरकार का यह निर्णय सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि भारतीय समाज की सामाजिक न्याय प्रणाली पर सीधा हमला है। अब ये मुस्लिम वाली बात पे देखिए, कांग्रेस ने बार बार मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति को बढ़ावा दिया है, लेकिन अब देश इस षड्यंत्र को भली भांति समझ चुका है। अब वक्त आ गया है कि जनता इस तुष्टीकरण की राजनीति को पूरी तरह नकारे और कांग्रेस की विभाजनकारी नीति को सबक सिखाए। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की तीखी प्रतिक्रिया भी जरा ध्यान से सुनिए। आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है सहजादा। तफक्कुद मतलब तुष्टीकरण। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है सहजादा। कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर, कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर कि दिन रात मुस्लिमे इश्क में गिरफ्तार है सहजादा। दिन रात मुस्लिमे इश्क में गिरफ्तार है सहजादा। लेकिन दिल के ये अरमा 4% नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। लेकिन दिल के ये अरमा 4% आंसुओं में नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। मुस्लिमे इश्क का ये मंजर, मुस्लिम इश्क का ये मंजर इनके इंडी अलायंस वाले, पीएफआई वाले, इनके इंडी अलायंस वाले इन्हीं से छीन ले जाएंगे। शहजादे के ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, वे जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। आलमगीर राहुल जेब जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। आप सभी जानते हैं कर्नाटक के असेंबली में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट KTPP, यह जो बिल था इसमें अमेंडमेंट के साथ, इस एक्ट में अमेंडमेंट के साथ आज बिल पारित हुआ है। इसका लब्बो लुबाब, इसका अर्थ यह है कि आज से कर्नाटक में जो सरकारी ठेके हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का, 4% का 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए संरक्षित रखा गया है। इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। दिस इज एन इंफ्रिंजमेंट इनटू द राइट्स ऑफ द ओबीसीज ऑफ द कंट्री। देश के जो, ये एक तरह से जिहाद की राजनीति है। आप देखिए, पहले लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड को जमीन देकर जिस प्रकार से गांव के गांव हड़पे गए हैं, ये जमीन की जिहाद है, लैंड जिहाद। ठीक उसी प्रकार आप सब ने देखा होगा और देखकर शायद कान पे हाथ भी डाल दिया होगा, एंटी नेशनल जिहाद हुआ था कर्नाटक की असेंबली में, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक की असेंबली में लगे थे कांग्रेस द्वारा। और उसी प्रकार इकोनॉमिक जिहाद हुआ है जब वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है। यह आर्थिक जिहाद है। और आज हम जो देख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिहाद है, जिसमें 4% कॉन्ट्रैक्ट अब मुसलमान कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाएगा। और इतिहास गवाह है। चलिए, खबर आपको बताइए। इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न था वो भी बता दें। कांग्रेस, देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस ने किया कॉन्ट्रैक्ट जिहाद। 97% लोग कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 3% सहमत नहीं, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत मानता है कि कांग्रेस ने किया कॉन्ट्रैक्ट जिहाद। अब दिल्ली में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए लाई गई महिला समृद्धि योजना को लेकर अब कड़े नियम और शर्तें लागू की जा रही हैं। ये बदलाव सुदर्शन न्यूज की उस मजबूत मुहिम का परिणाम है जिसमें यह सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई थी कि 2500 रुपए का जो भत्ता है उन्हीं महिलाओं को मिले जो वास्तव में इसकी हकदार हैं।
अब दिल्ली सरकार ने 8 मार्च 2025 को महिला दिवस के अवसर पर इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन प्रारंभिक नियमों में कई खामियां थीं जिनका लाभ गलत लोग उठा सकते थे। सुदर्शन न्यूज ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार पर दबाव बनाया कि ये योजना वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। यही कारण है कि अब इस योजना में कई कड़े नियम लागू किए गए हैं जिससे फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सके। बीजेपी सरकार ने दिल्ली कैबिनेट में इस योजना के लिए 5100 करोड़ की मंजूरी दी थी। अनुमान है कि दिल्ली में 20 से 25 लाख बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने यह सवाल उठाया था कि क्या यह पैसा सही हाथों में जा रहा है। इस दबाव के कारण अब दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि 21 से 60 वर्ष की वही महिलाएं लाभार्थी बनेंगी जो कम से कम 5 वर्षों से दिल्ली में रह रही हों और जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम हो। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार महिला समृद्धि योजना में कड़े नियम एवं शर्त लागू कर सकती है। दिल्ली में इस योजना का लाभ परिवार की सबसे बड़ी महिला को मिलेगा। दिल्ली सरकार उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं देगी जिनके 3 से अधिक बच्चे हैं। देखिए, इसके तहत 3 बच्चों की मां इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कोई महिला 3 से अधिक बच्चों की मां है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। इसके अलावा अगर किसी महिला के बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है तो उसे भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा अगर एक बीपीएल कार्ड पर 1 से अधिक महिला का नाम शामिल है तो घर की सबसे उम्रदराज महिला को ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा यदि महिला को विधवा या वृद्धावस्था पेंशन जैसी किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा है तो उसे भी लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये पहली बार नहीं हुआ है जब सुदर्शन न्यूज ने जनता के हितों की लड़ाई लड़ी हो। हमने हमेशा अपनी आवाज जरूरतमंदों के लिए उठाई है और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं। दिल्ली सरकार को भी ये समझ आ गया है कि योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो इसके असली हकदार हैं। ये सुदर्शन न्यूज की आवाज का ही असर है कि अब इस योजना में कड़े नियम लागू किए गए हैं। सुदर्शन न्यूज आगे भी देश, धर्म और जरूरतमंदों के लिए ऐसे ही लड़ता रहेगा। चलिए, ये खबर भी आपको हमने बताई, विस्तार से समझाई। मामला ये है कि 2500 रुपए जो है उन्हीं को मिलने चाहिए जिनके लिए ये जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में हाल ही में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में सुधार देखने को मिला था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली नगर निगम MCD की घोर लापरवाही से ये सुधार खतरे में पड़ता दिख रहा है। बीते कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में कूड़े के ढेरों को जानबूझकर आग जलाई जा रही है, जिससे प्रदूषण का जो स्तर है वो फिर से खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। भाजपा सरकार के अथक प्रयासों से राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बेहतर हो रही थी, लेकिन आपकी MCD इस सकारात्मक बदलाव को नष्ट करने की साजिश रच रही है। ये एक सोची समझी चाल लगती है जिसके तहत आम आदमी पार्टी सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने और भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। कल रात के वीडियो में साफ देखा गया कि किस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कूड़े के ढेरों को आग लगा दी गई, उसमें फायर लगा दिया गया। अब ये बेहद गंभीर मुद्दा है जो न केवल आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता के हितों के खिलाफ काम किया है। जब भी भाजपा सरकार दिल्ली की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाती है तब आप सरकार उसे पटरी से उतारने की कोशिश करती है। MCD के तहत कूड़ा प्रबंधन पहले से ही सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन अब इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें ये साबित करती हैं कि आपको जनता की कोई परवाह नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और MCD के मेयर को इस कृत्य के लिए तत्काल जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। दिल्ली की जनता अब इस तरह की साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा सरकार से मांग है कि इस मुद्दे पर तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए MCD के अधिकारियों और मेयर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी को अब यह समझना होगा कि राजनीति के लिए जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करना उसे महंगा पड़ सकता है। दिल्ली की जनता को अब सच जानना होगा और ये देखना होगा कि कौन वास्तव में उनके हित में काम कर रहा है और कौन सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए गंदी राजनीति कर रहा है। अब समय आ गया है कि दिल्ली की जनता इस जन विरोधी सरकार से देखिए सवाल जो है पूछे, आखिर क्यों MCD प्रदूषण को और बढ़ा रही है? क्या आप सरकार का जो पूर्व सरकार है, उसकी पार्टी है, उसका मकसद सिर्फ भाजपा सरकार की नीतियों को विफल करना रह गया है? भाजपा दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन देने के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन चलिए, ये पूरा विवाद क्यों उठा और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया, तमाम प्रतिक्रियाएं क्या हैं, वो भी जरा सुनिए। दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार बनी है हम लगातार पोल्यूशन कम करने के लिए काम कर रहे हैं और हम सफल हो रहे हैं। AQI लेवल बेहतर होता जा रहा है, कई दिन और साफ हुए हैं और 3 साल के रिकॉर्ड हमने तोड़े हैं जो कि आम आदमी पार्टी को रास नहीं आ रहे।
मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी इस कदर गिर गई है कि वो पार्कों के अंदर कूड़ा इकट्ठा करके उसको आग लगा रही है। मैंने वो आग की वीडियो अभी शेयर भी की है। सिर्फ इसलिए काम किया जा रहा है ताकि हवा गंदी हो और भाजपा बदनाम हो। मैं आतिशी जी को खास तौर पर कहना चाहता हूं, आतिशी जी आपको हार स्वीकार करने लेनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी आपको हार स्वीकार कर लेनी चाहिए और दिल्ली के काम करने का मौका भाजपा को मिला, हमें काम करने दिया चाहिए, इसमें आपको अड़चने नहीं बनना चाहिए। और आतिशी जी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। यह राजौरी गार्ड के बिंद्रा पार्क के बाहर आग लगाई गई है और इस तरह से अनेकों घटनाएं हमारे सामने आई। मैं चाहता हूं अगर आप इसको निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो आप खुद जाके अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ और अपनी कॉर्पोरेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए ताकि पता चल पाए कि कौन वो लोग हैं जो दिल्ली के अंदर हवा को गंदी करना चाहते हैं और भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं। आतिशी जी मैं उम्मीद करता हूं आप इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जिन्होंने ऐसा काम किया है। दिल्ली के लोग आज देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से दिल्ली के लोगों की जीवन में और कठिनाइयां लाना चाहती है और उनको गंदी हवा देना चाहती है। ये मानसिकता है आम आदमी पार्टी की। देखिए, आम आदमी पार्टी अभी तक भी ये हजम नहीं कर पा रही कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों ने मैंडेट दिया है। जब से सरकार बनी है हमारी मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में हम लगातार प्रदूषण के। चलिए खबर आपको बताई और पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी बता दें। जन विरोधी राजनीति कर रही है क्या आम आदमी पार्टी? 97% लोग ये कह रहे हैं मामला पॉल्यूशन का है। लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव हारने और राज्यों में दशकों से सत्ता से बाहर होने के बाद भी कांग्रेस अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं है। हिंदुओं के संघर्ष के प्रतीक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और महाकुंभ से दूरी बनाने वाले कांग्रेस नेतृत्व, यानी अब जो है वो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व इफ्तार में सहर्ष शामिल हो रहा है। ये इफ्तार आयोजन भी उस संगठन का था जिसकी जड़ें मोहम्मद अली जिन्ना की बनाई मुस्लिम लीग में हैं। हालांकि गांधी परिवार के हर काम पर हल्ला मचाने वाली कांग्रेस जो है इस इफ्तार को लेकर चुप भी है। भारत की राजनीति में हिंदू या जो अपने आप को हिंदू बताते हों नेताओं की इफ्तार में जाने की तस्वीरें 2014 से पहले आम थीं। इसे वोट बैंक राजनीति का एक बड़ा हथियार माना जाता था। ये इफ्तार राजनीति राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई थी। हालांकि 2014 में जब मुस्लिम तुष्टीकरण से त्रस्त भारत की जनता ने भाजपा को बहुमत दिया तो इससे देश की राजनीति 180 डिग्री टर्न ले गई, घूम गई। इसके बाद टोपी पहनाने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई और उसी अनुपात में धीमे धीमे इफ्तार पार्टी में भी कमी आने लगी। लेकिन 2025 में इफ्तार राजनीति की वापसी हुई। इस बार भी इफ्तार राजनीति की देखिए झंडा बरदर कांग्रेस ही है। नई दिल्ली में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने गुरुवार 20 मार्च 2025 को एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इसमें कई विपक्षी नेता आमंत्रित किए गए थे। इफ्तार पार्टी में पहुंचने वालों में सबसे बड़ा नाम कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का था। उनके साथ ही कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और आप नेता संजय सिंह के साथ इफ्तार किया। इसकी तस्वीरें सामने आई तो लोगों के मन में एक ही सवाल कौंधा है कि भाई इस इफ्तार से मात्र 2 महीने पहले ही 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में हिंदुओं का सबसे बड़ा समागम है महाकुंभ हुआ था। महाकुंभ में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और सिलचर से लेकर पोरबंदर तक के हिंदू आए थे। ट्रेनें बसें भरी रहीं। प्रयागराज से 200-400 किलोमीटर दूर तक के शहर महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं से जाम हो गए। लेकिन इस 60 करोड़ की संख्या में 2 नाम गायब मिले थे। इनमें से एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाली कांग्रेस की डिफैक्टो मुखिया सोनिया गांधी का था, दूसरा जो है वो राहुल गांधी का था। इन दोनों मनुष्यों को कोई महाकुंभ में नहीं देख सका। सक्रिय राजनीति में 2024 में कदम रखने वाली प्रियंका गांधी भी इससे दूर रहीं। यानी इफ्तार पार्टी में एक बुलावे पर पहुंचने वाले कांग्रेस नेता प्रयागराज नहीं जा पाए। विडंबना यह है कि प्रयागराज वही शहर है जहां से वे परिवार निकला है। अब देखिए, मुसलमानों से गलबहियां और हिंदू आयोजनों से दूरी कर गांधी परिवार का ये कोई पहला मामला नहीं है। ये परंपरा जवाहरलाल नेहरू ने तब शुरू की थी जब उन्होंने हिंदुओं द्वारा खंडहर से वापस तैयार किए गए सोमनाथ मंदिर में जाने से मना किया था। खुद तो नेहरू इस कार्यक्रम में नहीं गए थे। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी जाने से रोकने की कोशिश की थी। उसी छद्म धर्मनिरपेक्षता की परंपरा का निर्वहन गांधी परिवार एकदम मन लगाकर कर रहा है। महाकुंभ से पहले ठीक 1 वर्ष पहले भी गांधी परिवार ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं।
500 वर्षों के संघर्ष के बाद हिंदुओं को मिले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना किया था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ था। हास्यास्पद यह है कि IUML की इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाली कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता इसलिए ठुकराया था क्योंकि उसके हिसाब से ये RSS BJP का कार्यक्रम था। लेकिन क्या इफ्तार में जाना ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? ये बड़े बड़े सवाल हैं। जनता अब इतनी भोली नहीं है, जनता को सब पता है, सब समझ चुकी है कि भाई इफ्तार को चुनना और महाकुंभ को इग्नोर करना किस ओर इशारा करता है, जनता सब जान चुकी है। खैर, आज आज्ञा दीजिए, जनमत में आप ही के कार्यक्रम में आज वक्त इतना ही है। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।